हेलो मेरे योद्धाओं, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मस्त। आपकी तैयारी शायद अच्छी ना चल रही हो, आपकी शक्ल देख के बता रहा है ना। मुंह बना बना हुआ सा आपका हैं? तैयारी चल रही है अच्छी? सर एग्जाम चल रहे हैं, तैयारी की बात कर रहे हैं सर। फिर टेंशन ना लो और अच्छे से पढ़ो, एक सच्चा एफर्ट मारो अगर, तो आपका रिजल्ट जरूर चमकेगा। हमने हमेशा से यही सीखा है, अगर आप सच्चा एफर्ट मार रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है ये जरूर चमकेगा। ठीक है, जरूर चमकेगा। आप 11th में 12th में या आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूरी होगा अगर आप सच्चा एफर्ट मार रहे हैं। अगर आप सच्चा एफर्ट नहीं मार रहे हैं तो आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं। हमने बहुतों को देखा है जिन्होंने 5-5 साल तैयारियां की हैं लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो रीजन यही रहता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं क्या वो अपने पूरे सच्चे मन से कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सच्चे मन से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है ये पहली बात जरूर होगा। ठीक है, पहली बात ये सिलेक्शन आपका जरूर होगा। और नहीं भी हुआ अगर तो जो आपका जो नॉलेज है ना ये कभी खराब नहीं जाता। ये भी हमने जो आपको आज नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, ये फ्यूचर में आपको किसी न किसी रूप से सफल जरूर बना देगा। आप भले ही डॉक्टर ना बन पाए, भले ही आईएएस ना बन पाए, भले ही इंजीनियर ना बन पाए, लेकिन ये आपको समाज में एक अच्छा इंसान बना देगा। कोई एक अच्छा इंसान तो आप जानते ही हैं वो क्या क्या कर सकता है। वो नॉर्मल इंसान से लेकर लीजेंड तक बन सकता है। तो चलिए बातें खत्म करते हैं और तैयारी करते हैं अपने नए टॉपिक्स की पढ़ाने की। और जो टॉपिक रहने वाला है ये टॉपिक इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि आज पूरी दुनिया इस टॉपिक से, आप और हम, आपके दोस्त, ठीक है, और ये पूरा अर्थ इस टॉपिक से जो घिरा हुआ है। एनवायरमेंटल इशू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। काहे के बारे में? एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, एनवायरमेंटल इशू, जो पोल्यूशन है हमारे वहाँ, ठीक है, हिंदुस्तान में जो पोल्यूशन है, जो पूरी दुनिया में पोल्यूशन है, ये सब पे इफेक्ट डाल रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये पोल्यूशन के कारण। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एयर पोल्यूशन पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन शायद इसमें हो जाए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पोल्यूशन पढ़ने से पहले उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ना चाहते हैं कि पोल्यूशन जो होता है ये इंक्रीज कैसे होता है। हमको पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के जो यूजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए, घर चाहिए, मतलब जगह चाहिए। तो जैसे जैसे क्या होता है कि जनसंख्या में ग्रोथ होती है। जनसंख्या की बात अगर हम करें तो हिंदुस्तान जो है, आने वाली जो जनसंख्या जनगणना है, आने वाली जो जनगणना है, शायद उसमें हिंदुस्तान दुनिया का टॉप लेवल पे पहुंच जाए। क्योंकि जो पिछली जनगणना हुई थी वो हुई थी सन 2011 में, और अब जो जनगणना होगी उसमें अपना हिंदुस्तान शायद चाइना को भी पीछे कर चुका हो। क्योंकि जो हम लोग हैं, आप जानते ही हैं, हमारे वहाँ के जो हिंदुस्तानी आदमी है, जनसंख्या बढ़ाने में पीछे नहीं रहता है। ये कुछ करे या ना करे लेकिन जनसंख्या जरूर बढ़ाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ाएगा तो जनसंख्या जैसे जैसे ज्यादा होगी तो जो न्यू लोग होंगे उनको रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों की आवश्यकता होगी। जब तीनों की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालेगा हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। ये चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगी हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले आपके घर में कितने लोग रहते थे? आपके घर में पहले रहते थे मात्र 4 लोग, हम दो, हमारे दो। ठीक है, पहले आपके घर में रहते थे मात्र 4 लोग, लेकिन अब आपका घर नहीं, अब आपका घर हो चुका है जिला। ठीक है, वाकई में कुछ लोग घर होते हैं वो हो जाते हैं जिला। जैसे कि अगर हम अपने वहाँ की बात करें जो हमारे ननिहाल है तो वो घर नहीं है। कभी कभी नानी वहाँ अपने जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोग अर्जी दे दीजिए विकास भवन के अंदर और कहिए कि आप हमारा घर नहीं पूरा जिला घोषित कर दीजिए। वो लल्लन वाली पिक्चर देखी नहीं है? कहीं कितने लोग रहते हैं कि बोले कम से कम होंगे 60-70 लोग, तो कहीं घर क्यों इसे कहते हैं, उसको जिला घोषित करवा दो। तो यही हाल होता है, जो प्रेजेंट टाइम के जो घर हो रहे हैं वो समझो हो चुके हैं जिला। तो पहले आपके घर में थे 4 लोग, आपके घर में रहते हैं 40 लोग। ठीक है, उनको खाने के लिए फूड, ठीक है, उनको खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए। अब वो मकान आए कहाँ से? क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और पहले से ही इतने ज़्यादा लैंड के ऊपर घर बन चुके हैं। अब बारी किसकी आती है? फॉरेस्ट की, जंगलों की। अब क्या हो रहा है, धड़ल्ले से कटाई चल रही है लकड़ियों की, जंगलों की, मतलब डिफॉरेस्टेशन बहुत ही स्पीड से हो रहा है। और हो किस लिए रहा है? क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है उनके रहने के लिए मकान भी तो जरूरी है। वो भी अपना तो आसियाना ढूंढेंगे ना, वो भी तो रहेंगे ना। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो अब ये क्या करेंगे, यही डिफॉरेस्टेशन करके अपना वहाँ घर बसाएंगे। और जो डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, जंगल कट गए हैं, पेड़ कट गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे घर बन चुके हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो वहाँ पे पहले पेड़ लगे थे तो वहाँ क्या हो रहा था, जो ऑक्सीजन की बनने की क्षमता और जो ऑक्सीजन बन रही थी वो ज्यादा बन रही थी। क्योंकि बहुत से पेड़ थे तो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन की मात्रा थी वो ज्यादा हो रही थी और वहाँ पे जो एयर की क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने जंगलों को काट दिया,
ठीक है, हमने लकड़ियों को काट दिया, पेड़ों को काट दिया, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एयर की जो क्वालिटी थी और ऑक्सीजन का जो लेवल था वो धीरे धीरे कम हो रहा है और एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, कहां प्रेशर डालनी है, पुट प्रेशर ऑन ये रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर डाल रही है, जिससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे हो रहा है पोल्यूशन, ठीक है, जिससे हो रहा है पोल्यूशन। अब इन जनसंख्या जो बढ़ रही है इसकी कुछ डिमांड भी होंगी, इसकी डिमांड का क्या क्या है, इसकी जो डिमांड है जैसे कि इसको चाहिए भोजन एंड इसको चाहिए रहने के लिए स्पेस एक्सेट्रा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पोल्यूशन है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज पोल्यूशन, व्हाट इज पोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे पोल्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इट इज, साथ ही लिखिएगा हमारे, इट इज अनडिजायरेबल change in physical, chemical, ठीक है, केमिकल लिखा है, एंड बायोलॉजिकल, नेचर ऑफ मिट्टी, वाटर एंड एयर, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। हमने पोल्यूशन की जो डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरह से, हमने जो पोल्यूशन की डेफिनेशन दी कुछ इस तरह दी, इट इज अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ मिट्टी, वाटर एंड वायु, एयर, ठीक है, कुछ ऐसा अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है, जो मिट्टी के ऊपर अपना इफेक्ट डाले। और वो अनडिजायरेबल चेंज कैसा हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है और बायोलॉजिकली भी हो सकता है। जो अनडिजायरेबल चेंज होते हैं वो फिजिकली, बायोलॉजिकली और केमिकली तीनों टाइप के हो सकते हैं, जो अपना इफेक्ट मिट्टी के ऊपर, वाटर के ऊपर और एयर के ऊपर डाले। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो पोल्यूशन की डेफिनेशन थी वो तो हमने पढ़ ली, और पोल्यूशन का जो बेसिक ओवरव्यू था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, वो तो हमने बता दिया। अब हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं टोटल एयर पोल्यूशन, ठीक है। लेकिन पहले सरकार क्या किया, जब स्टार्टिंग में सरकार ने क्या किया, बहुत से एक्ट बनाए, काहे के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो एनवायरमेंटल, इसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो आया था 1946 में। इस चैप्टर के अंदर जो ईयर दे रखे हैं एक्ट के, वो याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं इन ईयर से भी बन सकते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट आया इसमें क्या कहा गया और ये कब आया। अब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इसके बारे में। हाँ, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। हमने जो पोल्यूशन की डेफिनेशन दी कुछ इस तरह दी, इट इज अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ मिट्टी, वाटर एंड वायु, एयर, ठीक है, कुछ ऐसा अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है, जो मिट्टी के ऊपर अपना इफेक्ट डाले। और वो अनडिजायरेबल चेंज कैसा हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है और बायोलॉजिकली भी हो सकता है। जो अनडिजायरेबल चेंज होते हैं वो फिजिकली, बायोलॉजिकली और केमिकली तीनों टाइप के हो सकते हैं, जो अपना इफेक्ट मिट्टी के ऊपर, वाटर के ऊपर और एयर के ऊपर डाले। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो पोल्यूशन की डेफिनेशन थी वो तो हमने पढ़ ली, और पोल्यूशन का जो बेसिक ओवरव्यू था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, वो तो हमने बता दिया। अब हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं टोटल एयर पोल्यूशन, ठीक है। लेकिन पहले सरकार क्या किया, जब स्टार्टिंग में सरकार ने क्या किया, बहुत से एक्ट बनाए, काहे के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो एनवायरमेंटल, इसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो आया था इस चैप्टर के अंदर जो ईयर दे रखे हैं एक्ट के, वो याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं इन ईयर से भी बन सकते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एक्ट आया इसमें क्या कहा गया और ये कब आया। अब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इसके बारे में। हाँ, अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ये कब आया था, ये 1986 में आया था, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है ये 1986 में आया था, और इसमें क्या बताया था, किस तरह से जो क्वालिटी है एयर की, वो किस तरह से एयर की, ये जो वाटर की जो क्वालिटी है ये किस तरह से इंक्रीज की जाए,
और पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जाए। इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बस यही है, ये चीज को आपको याद होना चाहिए कि किस साल ये एक्ट आया था, 1986 में। ठीक है, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसके अंदर बताया गया हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, कि किस तरह से इंप्रूव किया जाए क्वालिटी ऑफ एयर की और वाटर की, और पोल्यूशन को किस तरह से डिक्रीज किया जाए। ठीक है, पोल्यूशन को किस तरह से डिक्रीज किया जाए। तो हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लिया, ये कब आया था, 1986 में आया था, और इसमें बताया गया कि किस तरह से एयर की और वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए और पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जाए। बेसिकली हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्या, एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक अपना एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एयर का जो मेन पर्पज है, ये पर्पज इसका क्या है। आप एयर का क्या करते हैं, इसका जो मेन पर्पज है रेस्पिरेशन का। क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। क्योंकि रेस्पिरेशन काहे के लिए जरूरी है। ठीक है, रेस्पिरेशन जरूरी है काहे के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तभी तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और जिससे एनर्जी बनती है और हम लोगों को क्या मिलती है, ताकत। कौन ताकत, गुटखा वाली ताकत नहीं। ठीक है, ताकत मतलब इंटरनल एनर्जी जो पावर होती है। ठीक है, वो काहे से मिलती है, रेस्पिरेशन से मिलती है। और रेस्पिरेशन काहे से होती है, वो एयर से होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एयर काहे के लिए नीड होती है, एयर नीड फॉर रेस्पिरेटरी पर्पस। ठीक है, एयर जो काहे के लिए नीड होती है, रेस्पिरेटरी पर्पस के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि एयर पोल्यूटेंट क्या क्या होते हैं। एयर पोल्यूटेंट, एयर का हमने काम पढ़ लिया कि एयर का जो पर्पस होता है वो काहे के लिए होता है, रेस्पिरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं, पोल्यूटेंट माने क्या होता है, जो किसी भी चीज को क्या कर दें, प्रदूषित कर दें। अगर हिंदी की भाषा में देखें, जो किसी भी चीज को प्रदूषित कर दें, एयर को गंदा करने वाले कौन से ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। नंबर फर्स्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। नंबर 2, हार्मफुल गैसेस। हार्मफुल गैस वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो सकती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। ठीक है, और बायोलॉजिकल एजेंट, कौन कौन से, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूटेंट कौन है, एयर को गंदा करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, हार्मफुल गैसेस हो सकती हैं, जिसके अंदर सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। जो ये ऑक्साइड्स होती हैं, ये वाली, ये क्या करती हैं, जो एयर को क्या करती हैं, बहुत ही गंदा कर देती हैं, बहुत ही खराब कर देती हैं। ठीक है, बहुत ही गंदा, बहुत ही खराब कर देती हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जैसे कि पॉलन ग्रेन्स वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर घुस के क्या करते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं, जिसको पॉलन एलर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, पॉलन एलर्जी को बोलते हैं। और एयर के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं जब मिल जाती है, जैसे कि एस्बेस्टोसिस, एक डिसीज होती है जिसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। जब किसी की नाक के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में एस्बेस्टस वगैरह पहुंच जाता है तो क्या होता है, तो वहां पे बहुत सी इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हो जाती हैं। इसमें बहुत सी लंग्स की एयर में से जो हानिकारक एजेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं या जो नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, लंग्स में बहुत सी होने वाली डिसीज को पैदा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, लंग्स में उन्होंने स्वेलिंग कर दी या ट्रेकिया के अंदर स्वेलिंग कर दी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम तो धीरे धीरे ये खराब करने लगते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे फिर से जो एयर पोल्यूटेंट है वो कौन कौन से हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हार्मफुल गैसेस, जो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकते हैं, और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट
जो जैसे कि पॉलन ग्रेन्स एक्सेट्रा, जैसे कि कुछ और भी है लेकिन हम उनके नाम नहीं लिखेंगे। जो बायोलॉजिकल एजेंट है जैसे पॉलन ग्रेन्स, ये क्या करता है, हम इसको फिर बता दें, ये क्या करता है, ये करता है पॉलन एलर्जी। ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल जो हमने यहाँ पे लिखे, इसके जो सोर्स हैं, इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, इसके जो सोर्स हैं, इसके सोर्स हो सकते हैं स्मेल्टर, थर्मल प्लांट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने एयर प्रोडक्ट बताया, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इनके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये स्मेल्टर्स हो सकते हैं, ये थर्मल जो प्लांट्स होते हैं वहां से सस्पेंडेड पार्टिकल्स पैदा होते रहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ढंग से ले लीजिए। ठीक, हम पढ़ते हैं यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है एयर पोल्यूशन के, सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा, डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। ठीक है, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट के अंदर इनका हार्मफुल इफेक्ट देखें तो इसमें जो क्रॉप की यील्ड होती है वो कम हो जाती है और प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट हो जाते हैं, मतलब प्लांट क्या होते हैं वो मेच्योर नहीं हो पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो फसल की पैदा होने की जो क्षमता होती है, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे जैसे हम फर्टिलाइजर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो फसल की क्वालिटी है वो भी घट रही है, फसल की क्वालिटी भी घट रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज इन क्रॉप यील्ड। ठीक है, और प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। अगर हम बात करेंगे तो ये तो बात हो गई कि प्लांट के अंदर, प्लांट के ऊपर एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, जैसा कि क्या हो सकता है, कैन डैमेज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हम अगर एनिमल्स के अंदर देखें तो एनिमल्स की मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेन जो प्रॉब्लम है एनिमल्स के अंदर एयर पोल्यूशन की वो क्या है, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, कैन डैमेज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लाइक लंग्स, लंग्स जैसे स्ट्रक्चर या आपकी ट्रेकिया, ये लंग्स में स्वेलिंग आ सकती है, ट्रेकिया के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है आपका वो खराब हो सकता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है दिल्ली के अंदर देखी गई है, क्योंकि दिल्ली में सांस लेना आज बहुत ही मुश्किल हो चुका है। रीजन क्या है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इस तरह हद से ज़्यादा वहाँ बढ़ चुका है, और उन क्षेत्र में एयर पोल्यूशन बढ़ेगा जहाँ पे बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जैसे कि कानपुर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, ये जो हैं ये सब बड़े बड़े शहर हैं, और इनके अंदर जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने हार्मफुल इफेक्ट जो है इसके बारे में पढ़ लिया है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, वही यूट्यूबर्स वाली बात, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो साइड में बटन दिख रहा है लाल वाला, ये दबाना चाहिए, ये दबे कैसे हमको नहीं पता, ये दबाना चाहिए, और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारी जो न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपकी अपडेट आपके पास आए। ठीक है, तो जो लेक्चर है ये पता है कितनी मेहनत से बन रहा है। हमने इस लेक्चर को 3 बार शूट कर दिया है, लगभग आधा। रीजन, क्योंकि थोड़ी माइक की इसके अंदर प्रॉब्लम है, और लेक्चर क्या होता है, क्योंकि फ़ोन में हम रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे लेक्चर क्या होता है, कट जाता था, लेकिन हमने कहा हटाओ यार, रिकॉर्ड जरूर करेंगे। एक मन में कौन सी कहानी आती है, आपको हमने कहानी बताया थॉमस अल्वा एडिसन की। एक बार क्या हुआ, वो बल्ब बनाने की ट्राई कर रहे थे, अपने रोज एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, तो उन्होंने एक साल में अप्रॉक्स 1200, ठीक है, उन्होंने अप्रॉक्स बल्ब बनाने के लिए 1200 एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके लैब में आग लग गई, लैब में आग लग गई, लैब धड़ल्ले से जल रहा है। एक भागता हुआ आदमी आया कि अरे थॉमस तुम्हारा लैब जल रहा है। ठीक है, तो क्या हंस रहे हैं, जल रहा है जलने दो यार, जल रहा है जलने दो। तो वो जो इंसान बताने आया था, जो आदमी, कि यार इसका लैब जल रहा है, इसकी इतनी मेहनत जल रही है, और ये हंस रहा है, कह रहा है जलने दो। ठीक है, तो वहाँ एडिसन जी ने अंदर क्या कहा, बहुत ही अच्छी बात कही कि साला
जितना खराब एक्सपेरिमेंट था, जितना बेकार था, सब जल गया। ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि जितना खराब एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसने नेचर ने खुद अपने आप ही जला दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं खराब हुआ होगा तभी तो वो जला, कि सारा जितना खराब एक्सपेरिमेंट था वो सब जल गया। और चलो हम फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, नई तरीके से नए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो यही मोटिवेशन की जो बात थी, यही जो मोटिवेशन की कहानी थी, यही हम भी सोचते हैं कि साला एक बार लेक्चर खराब हुआ, 2 बार लेक्चर खराब हुआ, 3 बार खराब हुआ, होने तो कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, दिन में 4 बार साला शूट करेंगे हम, लेकिन शूट करके ही छोड़ेंगे। वो क्या कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन डिपेंड ऑन। ठीक है, कि जो एयर पोल्यूशन है वो इफेक्ट, जो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑफ एक्सपोजर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, नंबर 1 ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड नंबर 2 यहाँ पे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट की वो कितनी है। एंड नंबर 3 यहाँ पे हम बात करेंगे साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बात करेंगे हम साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म की। तो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन डिपेंड करता है तीन चीजों के बारे में। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट एंड साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर का मतलब ये है कि जो पोल्यूशन है वो आप उस एरिया में कितनी देर तक रह रहे हैं। ठीक है, आप उस एरिया में कितनी देर तक रह रहे हैं। तो सबसे पहले हाँ, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि जो इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन है 3 चीजों पर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर और कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, कि जो पोल्यूटेंट उसके अंदर है उनकी मात्रा कितनी ज्यादा है, वो कितने कंसंट्रेट हैं, और साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन 3 बातों के ऊपर एयर पोल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, दिख रहा होगा आपको, हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को किस तरह से हम कंट्रोल करें। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो एयर पोल्यूशन के क्या है, पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन को पोल्यूटेड करने वाले, एयर पोल्यूशन करने वाले जो उसके अंदर पोल्यूटेंट्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, या उसकी जो ऑक्साइड्स की गैसें हैं, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इन सब चीजों को कैसे एयर से रिमूव किया जाए, एयर की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, एयर का फिल्ट्रेशन कैसे किया जाए, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यहां पे बात करेंगे हम फॉर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, फॉर सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल गैसेस एंड हम बात करेंगे इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। सबसे पहले बात करेंगे हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स को लेके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हार्मफुल गैसेस को लेके, और उसके बाद हम बात करेंगे इनकम्प्लीट कंबशन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। अब देखो जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसा भी दिख रहा होगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, थारा भाई तन्ने आज इतना समझाएगा तन्ने सोची ना होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ESP। क्या बोलते हैं, ESP। और ये काहे के लिए यूज किया जाता है, किसके फिल्ट्रेशन के लिए, ये किया जाता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए। सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ये वाली प्लेट्स, ये कैसी होती है, ये हाई वोल्टेज प्लेट्स होती हैं। ये कैसी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये कैसे होते हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज
इलेक्ट्रोड लगा दिया और थोड़ा ही इसके आगे हमने एक और प्लेट लगाई, ठीक है, हमने थोड़ा ही आगे एक और प्लेट लगाई, वो कैसी है, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। देखो अब होने वाला क्या है, यहां से हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इम्प्योर एयर की एंट्री कराएंगे। ये क्या की एंट्री हो रही है, इम्प्योर एयर, जिसके अंदर क्या है, प्लस सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जिसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, हमने इम्प्योर एयर की एंट्री करा दी, जिसमें क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो इम्प्योर एयर जो है वो यहाँ पे आ गई, कुछ इस तरह, ये इम्प्योर एयर यहाँ पे आ चुकी है, ठीक, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये क्या है, एसपी लिख दें, आप समझ जाइएगा कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स लिखा है, ये है एसपी। अब ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड जो लगे हैं, ये यहाँ से क्या रिलीज करेंगे, ये कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ये क्या निकालेंगे, ये रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये रिलीज करेंगे काहे को, ये रिलीज करेंगे कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन को, झुंड को काहे के ऊपर रिलीज करेंगे, एयर के ऊपर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये काहे को कवर कर लेंगे, ये कवर कर लेंगे इसको, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इनको ये कवर कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन हम बना रहे हैं, समझ जाइएगा, ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैसे हो गए हैं, ये हो गए हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये हो गए हैं नेगेटिवली चार्ज, इनके ऊपर आ चुका है, पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है, पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ चुका है नेगेटिव, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगा दिया, और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड से क्या किया, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी कराई, मतलब कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़े, ठीक है, कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं झुंड में इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जा रहा हो, तो कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़े। अब ये जो पार्टिकल्स हमारे थे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अब इस सस्पेंडेड पार्टिकल्स के चारों ओर, इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को चारों ओर से इलेक्ट्रॉन्स को घेर लिया। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हाईली नेगेटिवली चार्ज हो गए, ये कैसे हो गए, हाईली नेगेटिवली चार्ज। और हमने यहाँ पे क्या पहले से लगा रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा के रखी है, तो जैसे ही ये क्या करेंगे, ये आगे की ओर मूव करेंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट आगे है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट आगे है, तो ये सारे सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, ठीक है, ये ऊपर ये सेटल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम सस्पेंडेड particles get settled, ठीक है। और यहां से क्या होगा, 99% प्योर एयर बाहर आएगी, ठीक है, 99% क्या होगा, प्योर एयर बाहर आएगी। तो हमने क्या किया, इम्प्योर एयर ली और उसको क्या किया, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर डाल दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड लगी होती हैं। अब इस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी कराई जाएगी, तो उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो हाईली नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। और हमने यहीं पे थोड़ी दूरी पर क्या किया है, पॉजिटिव प्लेट लगा के रखी है, तो जैसे ये एयर आगे की ओर मूव करेगी पॉजिटिव प्लेट के पास, तो जो नेगेटिवली चार्ज जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये काहे के ऊपर सेटल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव प्लेट के ऊपर सेटल हो जाएंगे। तो एयर की जितनी गंदगी थी, एयर के अंदर जितने भी गंदगी के जो पार्टिकल्स हैं जिनको सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं, ये सारे पॉजिटिव प्लेट के ऊपर सेटल्ड हो जाएंगे और 99% प्योर एयर हमको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस तरह से था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी कुछ कंडीशन भी है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा, ठीक। बताओ ये पार्टिकल सेटल हो गए हैं और आपकी लाइफ जो है ये अभी सेटल नहीं हो पाई है, सर क्या करें, कोई सेटल नहीं होने देता, क्यों, बात सही ना, हाँ सही बात, सही। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस रहेगा कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इम्प्योर एयर ली, इम्प्योर एयर, ठीक, इसके अंदर क्या थे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसके अंदर थे सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अब इस इम्प्योर एयर को क्या किया, पास बिटवीन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड, इसको हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड से हमने क्या किया, पास किया। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर हमने छोड़ा कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोरोना ये कोविड-19 वाला नहीं है, ये कोरोना ऑफ
इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जो कवर हो गया, विच कवर, विच सराउंड, विच कवर एंड सराउंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। एसपी से समझ जाइए कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या हुए हैं, हाईली नेगेटिव हो चुके हैं। यहाँ पे कैसे हो चुके हैं, ये हाईली नेगेटिवली चार्ज, ठीक। टू प्लेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स गेट settled on पॉजिटिव लाइट। तो सीक्वेंस हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, जो इम्प्योर एयर थी जिसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, उसको पास किया हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड के बीच से। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड ने उसके ऊपर क्या डाला, कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डाला तो उन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को चारों तरफ से घेर लिया, बंदूक लेके चारों खड़े हो गए और सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हाईली नेगेटिवली चार्ज कर दिया। और हमने थोड़ी ही दूरी पे वहां पे क्या लगाया था, पॉजिटिव परेड। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव परेड के ऊपर पास करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल्ड हो जाएंगे पॉजिटिव परेड के ऊपर और प्योर एयर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज है वो पढ़ने से पहले हम इसका इस जो मेथड का एडवांटेज है वो क्या है, एडवांटेज ये 99% प्योर, 99% जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एसपी वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक। 99% सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये रिमूव हो जाते हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज कि हाई वोल्टेज current not available, not easily available everywhere, ठीक है। तो हमने जो ESP का कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया। इसके एडवांटेज क्या है, इसमें 99% जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और जो डिसएडवांटेज क्या है कि जो हाई वोल्टेज करंट जो होता है वो इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो हमने सस्पेंडेड पार्टिकल्स को जो रिमूव करने का मेथड था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं जो ऑक्साइड, जो सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, इन सब चीजों को एयर से किस तरह से रिमूव किया जाए। हम धीरे धीरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल थाकड़ा नहीं होगा तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि एयर का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, एयर की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, एयर के अंदर जो गंदगी है उसको साफ कर रहे हैं। हमने सबसे पहले गंदगी को साफ कर दिया, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर के अंदर है हमने उसको साफ कर दिया। अब हम साफ करने वाले हैं काहे को, अब हम साफ करने वाले हैं जो ऑक्साइड हैं एयर के अंदर मिले हुए, उनको साफ करेंगे, ठीक है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अब हम बात करते हैं स्क्रबर की। जो ये आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है एक स्क्रबर। ये काहे के लिए यूज होता है, ये यूज होता है टू रिमूव ऑफ SO2 के ऑक्साइड, ठीक है। जो सल्फर के ऑक्साइड है उसको रिमूव करने में ये क्या करता है, वर्क करता है। ये कैसी है, हार्मफुल गैसेस है। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन चीज यहाँ पे एक नली लगी होती है हमारी, यहाँ पे एक ट्यूब होती है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ से इम्प्योर एयर की एंट्री कराते हैं। काहे की, इम्प्योर एयर, इम्प्योर एयर मतलब विद जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड हो। इम्प्योर एयर की वो इम्प्योर एयर जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड हो। अब ये इम्प्योर एयर क्या करेगी, क्योंकि एयर की क्वालिटी होती है जब किसी चीज के अंदर जाती है तो ये ऊपर की ओर गति करेगी ना, तो ये एयर यहाँ से जाएगी कुछ इस तरह से और ऊपर की ओर जाने लगेगी। तो हमने ऊपर की ओर यहाँ पे ट्यूब लगा दी है जिसके अंदर ये आए हुए हैं पाइप, ठीक है। और अब इन पाइप से हम काहे का छिड़काव करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लाइम वाटर या नॉर्मली वाटर का छिड़काव करेंगे, ठीक है। लाइम वाटर या नॉर्मली वाटर, यहाँ पे हम छिड़काव करने वाले हैं काहे का, यहाँ पे हम छिड़काव करने वाले हैं लाइम का, लाइम वाटर
और वाटर, लाइम वाटर या वाटर का स्प्रे करेंगे। क्या करेंगे हम? वाटर का करेंगे स्प्रे, ठीक है। जिससे क्या होगा? विच डिसॉल्व, ठीक है। तो हमने क्या किया, जहां पे इम्प्योर एयर जिसके अंदर सल्फर की ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको उसकी एंट्री कराएंगे। और एंट्री जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लाइम वाटर का या केवल वाटर का ऊपर से स्प्रे करेंगे। जब ऊपर से स्प्रे करेंगे तो इसके अंदर जो ऑक्साइड है वो नीचे यहाँ पे सेटल्ड हो जाएंगे, ऑक्साइड गेट सेटल्ड, ठीक है। ये ऑक्साइड जो होगी ये काहे के साथ डिसॉल्व हो जाएगी, ये लाइम वाटर के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगी। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइम वाटर प्लस SO2 जो उसके अंदर डिसॉल्व है वो बाहर निकल जाएगी। और ऊपर से क्या होगा, यहाँ से प्योर एयर बाहर निकलेगी, प्योर एयर, ठीक है। तो यहाँ से प्योर एयर बाहर निकलेगी, ठीक। तो हमने स्क्रबर को काहे में यूज किया? ऐसी एयर के अंदर जिसके अंदर सल्फर के ऑक्साइड थे, एसी एयर के अंदर जिसके अंदर सल्फर के ऑक्साइड थे, हमने इम्प्योर एयर को नीचे से एंट्री कराई। जब एयर ऊपर जाने लगी तो हमने ऊपर से काहे का पानी का छिड़काव और लाइम वाटर का छिड़काव कर दिया। जो लाइम वाटर जो पानी है ये क्या करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को खुद के साथ डिसॉल्व कर लेता है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ नीचे डिसॉल्व हो गई और नीचे बाहर निकल गई, और बची हुई प्योर एयर क्या होगी, ऊपर वाले ट्यूब से बाहर क्यों निकल गई। तो हमने यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स का रिमूवल और जो सल्फर डाइऑक्साइड का रिमूवल है वो हमने कर लिया है, ठीक है, वो हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं एक और ऐसे टॉपिक की, कैटालिटिक कन्वर्टर की, ठीक है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। कैटालिटिक कन्वर्टर की हमने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है, क्योंकि अब जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमको पता है जो पुराने टाइप के जो व्हीकल होते थे पहले टाइम पे, तो जब जैसे कि पिक्चरों में दिखाते हैं कि विलन पीछे से आ रहा है बांका लेके, ठीक है, विलन पीछे से आ रहा है बांका लेके, और ये बाइक में चाबी लगाए हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है, वो खिर्र खिर्र खिर्री कर रही है। जैसे कि वो पिक्चर देखी नहीं है आपने, मुत्तुस्वामी गोस्वामी अय्यर वाली, घंटों वो स्टार्ट करता है लेकिन क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। तो पहले क्या हुआ था कि जो पहले के जो व्हीकल थे उनमें प्रॉब्लम थी, उसको बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग क्या होती है कि जब हम चाबी लगाते हैं बाइक के अंदर तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, वो खिर्र 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 हुआ करती थी। तो क्या हुआ कि लेड वाज एडेड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो तेल के अंदर क्या करने लगे, हम लेड को मिलाने लगे, ठीक है, तेल के अंदर लेड को मिलाने लगे, काहे को, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए। तो लेड का पूरा नाम क्या है, टेट्राएथिल लेड, इसको हम एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब बेटर व्हीकल आए तो उनके फ्यूल के अंदर क्या हुआ, लेड की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम थी नॉकिंग वाली, जो आज के जमाने में जो इंजन चल रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और लेड क्या करता है, इंजन को खराब कर देता है, तो उनके अंदर क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और जो हमारे इंजन में जो प्रेजेंट टाइम के बाइक के इंजनों में जो ऑयल पड़ता है उसमें लेड नहीं होता, क्योंकि लेड क्या करता है, लेड इंजन की क्वालिटी को खराब कर देता है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, ये प्रॉब्लम थी, तो इंजन में जो पहले ये प्रॉब्लम थी तो ऑयल के अंदर लेड मिलाया जाने लगा, ठीक है, जिससे इनकम्प्लीट कंबशन भी होता था और इंजन की क्वालिटी खराब होती थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में सरकार ने नियम भी बनाया और जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी थी इन्होंने भी अपना सिस्टम अपडेट किया और इंजन में इन्होंने लगाया कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते थे, जो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा था, ठीक है, जिससे जो ऑक्साइड्स बन रहे थे, जो एयर को पोल्यूटेंट्स कर रहे थे, वो क्या होंगे, वो अब नहीं होंगे, क्योंकि जो अब हर गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर लग चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, सारी जो गैसेस हैं फ्यूल के अंदर, जो हार्मफुल गैसेस हैं, उनमें जो ऑक्साइड हार्मफुल थे अब वो नहीं बनेंगे, क्योंकि अब उन गैसेस का कंप्लीट कंबशन होने लगा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी नोट्स पे लिख लीजिए। अब टाइम हो गया है तो इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं, क्योंकि वरना वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको हम पढ़ाएंगे कि यूरोनॉम्स क्या होता है, भार नॉर्म्स क्या होता है, ठीक है, यूरोनॉम्स क्या होता है, भार नॉर्म्स क्या होता है, और जो एनवायरनमेंट के ऊपर, जो पोल्यूशन के ऊपर केस स्टडी हुई एयर पोल्यूशन के ऊपर, उसके बारे में बताएंगे और नॉइज पोल्यूशन के बारे में बताएंगे। और फिलहाल का लेक्चर यहीं पर रोक देते हैं और बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, बिल्कुल न्यूज रिपोर्टर की तरह बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जनाब सब्सक्राइब कर दिया करें यार, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।